हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन को डिस्कस करेंगे। देखो, सभी को पता है हमें कि जो नाइट्रोजन है हमारा कितने एसेंशियल कंपाउंड है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, या फिर हमारे खुद के अगर बॉडी की बात करें तो खुद की बॉडी की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। जितने बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं सभी के लिए सभी नाइट्रोजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल फंक्शनिंग होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि वो नाइट्रोजन हमें किस वजह से हमारे पास बॉडी में आ सकता है, कैसे हम उसको गेन कर सकते हैं। ये सारे सिस्टम आज इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो मिलती है गैसेज वो नाइट्रोजन ही है। अप्रोक्स 79% नाइट्रोजन होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती है। लेकिन वो एक्चुअल में होती किस फॉर्म में है? वो जो होती है वो हमारी होती है N2 की फॉर्म में, मीन्स वो डायटोमिक मॉलिक्यूलर गैस के फॉर्म में होती है, जो कि सूटेबल नहीं है हमारे लिए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सूटेबल नहीं कि वो डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को गेन कर सके। जैसे हम ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं ऐसे हम नाइट्रोजन को नहीं कर पाते। क्योंकि जो नाइट्रोजन जो होता है इसके अंदर N ट्रिपल बॉन्ड N बना होता है, जो कि ये जो बॉन्ड है इनके बीच में बना हुआ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये इतना इनर्ट नेचर शो करता है कि अपनी कोई भी रिएक्टिविटी वहाँ पे शो नहीं करता। तो हम डायरेक्ट इस नाइट्रोजन को क्या नहीं कर पाते, यूज़ नहीं कर पाते हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। हमारी जो भी प्रोसेस हमारे होनी चाहिए ग्रोथ के बढ़ाने के लिए, वो सारी की सारी प्रोसेस इस N2 की वजह से नहीं हो पाती, क्योंकि हमें मिलती तो किस फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, लेकिन ये हमारी यूज़फुल नहीं है। तो इस N2 को, जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये N2 इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को N2 जो नाइट्रोजन जो अनयूजफुल जो गैस है उस अनयूजफुल गैस को हमारे यूजफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है वही हमारी क्या कहलाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है। जनरली जो हमारे लिए यूजफुल है वो क्या होगा, हमारे लिए NH3 अमोनिया होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, यूजफुल है। मीन्स जो हमारा N2 है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। NH4 पॉजिटिव अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, NO3 नेगेटिव में। ये दो कंपोनेंट है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है और जो कि हेल्प करता है हमारी ग्रोथ के लिए। तो जो N2 हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उस N2 गैस को इन कंसिडर्ड पार्टिकल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होगी, जो ये ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है जो कि हमारे यूज़फुल कंपाउंड कहलाएंगे, उसमें जो कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो एक नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू होती है, क्योंकि डायरेक्ट तो ऐसे होगी नहीं, ठीक है, कि हम क्या करें कि N2 को उठाएं और कुछ हम उसका कुछ रिएक्शन कर देते हैं, ऐसे कुछ प्रोसेस नहीं होती है। क्या होती है, एक साइकिल वहाँ चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वो भी कम ना हो। कि अगर हमने क्या करा, हमारे यूज़फुल है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, उस N2 को लेंगे, यूज़ करेंगे, काम ख़त्म, फिर N2 लिया हमने, फिर यूज़ करी, फिर काम ख़त्म। ऐसे तो क्या हो जाएगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर होगी उसमें N2 की गैस की कमी हो जाएगी। तो वो भी चीज़ हमें नहीं ख़राब करनी, वो एटमॉस्फेयर जो बैलेंस है वो भी हमें बना के रखना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन साइकिल को बैलेंस करना पड़ता है। तो जो नाइट्रोजन साइकिल को जो बैलेंस करते हैं और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो हम प्रोसेस करते हैं, इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास मेनली दो बेसिक यहाँ पे चीज़ें हम काम करेंगे। उसको हम बायोलॉजिकल भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं और दूसरा है नॉन बायोलॉजिकल। दो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं। बायोलॉजिकल में हम कोई भी बैक्टीरिया, एंजाइम, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके नाइट्रोजन जो N2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको यूजफुल कंपोनेंट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वहीं नॉन बायोलॉजिकल में हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम केमिकल्स का यूज़ करके कोई ड्रास्टिक कंडीशन उस पर अप्लाई करके लेबोरेटरी में काम करके हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करवाएंगे, ठीक है। फिर बायोलॉजी के अंदर और फर्दर डिवाइड हम करते हैं सिम्बायोटिक और असिम्बायोटिक। ये दो और फंक्शन हो जाते हैं कि आप सिम्बायोटिक रिएक्शन भी करवा सकते हैं वहाँ पे, और बायोलॉजिकल और एसिम्बायोटिक बायोलॉजिकल रिएक्शन भी करवा सकते हैं। इनको भी अभी आगे फर्दर स्टडी करेंगे पूरा डीप में। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे पॉइंट बताएं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को आप दो प्रोसेस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन है अगर हम उसका डायरेक्टली ऐसे यूज़ करते रहेंगे, N2 को हम अपने यूज़फुल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते रहेंगे, तो ऐसे क्या होगा, हमारी नाइट्रोजन की कमी आ जाएगी। इस प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए कि ताकि नाइट्रोजन की कमी ना हो हमारे एटमॉस्फेयर में भी और हमें भी यूज़फुल वो होती रहे, तो हम वहाँ पे एक नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक N2 है उस एटमॉस्फेरिक N2 को किसी भी बायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू या फिर
अबायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, NH4 पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बनाया जाता है। और जब हम ये हमारी प्लांट्स को या फिर हमारे जब ग्रोथ के लिए जब ये यूज़फुल हो जाता है, जब ये काम कर देता है, तो इसको अगेन एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में भेज दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हमारी नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है कि N2 को एटमॉस्फेयर से गेन करना, उसका यूज़ करना और यूज़ करने के बाद फिर से उस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में भेज देना। ये पूरी प्रोसेस हमारी कहलाती है नाइट्रोजन साइकिल। तो इस नाइट्रोजन साइकिल को जब ये हमारा चलती रहती है तो यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोसेस होती है उसके दौरान। कौन कौन सी प्रोसेस होगी वहाँ पे देखो, सबसे पहले होगा हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर असिमिलेशन, फिर अमोनिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ, जो N2 थी वो फिक्स हो चुकी है, फिर हमने उसका सबका यूज़ किया और फिर यूज़ करने के बाद डीनाइट्रिफिकेशन मतलब हमने फिर से N2 गैस को क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया। तो ये सारे वर्ड हमारे क्लियर होने चाहिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है और अमोनिफिकेशन क्या है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो सभी को समझ में आ गया क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि जो नाइट्रोजन जो N2 जो गैस है वो क्या करती है, किसी बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू क्या कर जाती है, एब्जॉर्ब करी जाती है और वो अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। जो अनयूज़फुल जो गैस थी उसको यूज़फुल कंपोनेंट में हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। ठीक है, तो अमोनिया बन गई। अब वो जो हमारा अमोनिया बन चुका है उस अमोनिया को क्या करता है, प्लांट वगैरह क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये वाला बैक्टीरिया से काम हुआ है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई है वो किसकी वजह से हुई है, बैक्टीरिया से, क्योंकि सॉइल भी डायरेक्ट उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो काम करते हैं उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का और उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। फिर जो अमोनिया बन चुकी है उस अमोनिया का एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन मीन्स होता है एक टाइप से मिलावट टाइप में, कि वो प्लांट उस जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट अमोनिया है उसको क्या करती है, लेती है और लेने के बाद वो क्या करती है, वहाँ से प्रोटीन वगैरह की फॉर्मेशन करती है। और प्रोटीन करने के बनाने के बाद वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एनिमल्स उसको खा लेते हैं। एनिमल्स जब उसे खा लेंगे तो उस प्रोटीन्स का क्या हो जाता है, अमोनिफिकेशन हो जाता है। वहीं पे जो नाइट्रोजन हमारे पास, अमोनिया जो हमारे पास प्लांट्स के अंदर जड़ों में जो प्रेजेंट है, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, उसमें जो सॉइल के जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो सॉइल के बैक्टीरिया होते हैं वो उसका नाइट्रिफिकेशन करते हैं। नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो अमोनिया बनी थी वो अमोनिया अब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। देखो इस बीच में एक काम हुआ है एनिमल्स का, तो एनिमल्स जब उसको प्लांट्स के इसमें जो प्रेजेंट प्रोटीन है उसको ले लेते हैं, उसको खा जाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारी अमोनिफिकेशन है। और जो बची हुई नाइट्रोजन है हमारे प्लांट्स में, अब भी प्लांट्स में कुछ ना कुछ नाइट्रोजन बची होगी, उस नाइट्रोजन का क्या होता है, वो हमारे प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वो हमारी नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है बाय द किसकी मदद से, बैक्टीरिया की वजह से। जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उन बैक्टीरिया की वजह से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट के अंदर। फिर वो नाइट्रेट से उसका डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है और वो फिर से क्या बन जाती है, N2 गैस बन जाती है। तो इस तरह हमारी नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है। ये हम नाइट्रोजन जो NH2 की फॉर्म में थी वो हमने यूज़ कर ली और जो NO3 की फॉर्म में आई थी वो हमारी फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट होकर N2 गैस एटमॉस्फेयर को मिल गई। तो नाइट्रोजन साइकिल समझ में आया सभी को, ये सारी प्रोसेस पता होनी चाहिए अच्छे से कि डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ठीक है, अमोनिफिकेशन क्या है और असिमिलेशन क्या है। ठीक है, अगर एक बार और इसको समअप करें तो दोबारा सुनो ध्यान से कि जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन होती है इसके अंदर क्या होता है, कन्वर्जन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि जो आपकी एसिमिलेशन में हमने क्या करा कि जो आपकी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन थी वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो चुकी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और फिर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट बन गई, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन ही होता है। वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन हुआ है वो जो नाइट्रोजन है जो हमारा यहाँ बना है वो किस में कन्वर्ट होती है, फिर ऑक्सीडाइज होने के बाद NO3 में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम इस अमोनियम का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो वो NO3 में कन्वर्ट हो जाती है। और वो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से होता है, सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया की वजह से। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है नाइट्रीफाइंग प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। और जो बैक्टीरिया का यहाँ यूज़ किया जाता है वो बैक्टीरिया का नाम भी होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, फिर वापस NO3 जब हमारा बन चुका है ऑक्सीडाइज होने के बाद, इसका फिर क्या करा जाता है, रिडक्शन किया जाता है। इसका क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। और ये रिडक्शन करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हमारी डीनाइट्रिफिकेशन। और ये किसकी वजह से होती है, ये होती है डीनाइट्रिंग बैक्टीरिया की वजह से। और फिर हमारी NO2 बन जाती है जो कि एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो ये हमारी हो गई पूरी नाइट्रोजन साइकिल।
अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हम नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ हम बता रहे थे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, 2 मेथड उसमें हम यहाँ यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल। अब इनको हम स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजिकल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बायोलॉजिकल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो फिक्सेशन की जाती है वो बैक्टीरिया से की जाती है। जो लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, एंजाइम होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी मदद से हमारे नाइट्रोजन जो अनयूज़फुल है N2 की N2 की तरह जो प्रेजेंट है उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो कैसे यूज़ किया जाएगा, देखो N2 होगा, ठीक है, N2 क्या करेगा, हमारे पास ATP के साथ रिएक्शन करेगा। ATP उसको क्या करेगा, 16 ATP और 8 इलेक्ट्रॉन का यहाँ यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करके जो नाइट्रोजन है उसका रिडक्शन हो जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ N2 का रिडक्शन किया है हमने जनरली और उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया है। रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, जो हमारी ATP की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर थी वहाँ से इलेक्ट्रॉन हमें मिले, उस इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। और जब भी हमारे पास ATP हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि किस में कन्वर्ट होता है, वो ADP में कन्वर्ट होता है और एक फॉस्फेट की यूनिट वहाँ से रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये हमारी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्या है, रिएक्शन है। इसमें जो हमारा ये अमोनिया बन चुका है, अब ये अमोनिया क्या करेगा, नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा था ना, ये अब नाइट्रोजन अमोनिया क्या करता है, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली, और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के बाद डीनाइट्रिफिकेशन होने के बाद फिर से वो N2 बना देता है। तो सेम ऐसी प्रोसेस हमारी यहाँ पे चलती रहती है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमें जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने के लिए किस किस की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। जो आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है राइजोबिया बैक्टीरिया। ठीक है, ये राइजोबिया बैक्टीरिया किस में होता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पीस, बीन्स, ये जितने भी फलीदार जो पेड़ होते हैं उन सब में हमारा राइजोबिया मिलता है। इस राइजोबिया का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है कि ये राइजोबिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल के अंदर मिक्स करता है और फिर वो प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारा राइजोबिया एक तरह का बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कई तरह के बैक्टीरिया यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया हमारे कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जिनको हम बोलते हैं एसिम्बायोटिक, और दूसरा होता है सिम्बायोटिक। हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपका जो बायोलॉजिकल होता है वो 2 टाइप में डिवाइड है, सिम्बायोटिक में और एसिम्बायोटिक में। तो वहीं हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक में डिफरेंस क्या है कि जो सिम्बायोटिक का मतलब होता है, पहले पढ़ते हैं एसिम्बायोटिक। एसिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया केवल मदद करता है आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करवाने में, उसमें जो जिसका हमें फिक्सेशन करवाना है, मतलब जिस प्लांट के अंदर हमें फिक्सेशन करवाना है, जिस बॉडी में हमें करवाना है, उसका वहाँ पे कोई रोल नहीं होता। केवल बैक्टीरिया होंगे, वो बैक्टीरिया या तो एनारोबिक रिएक्शन करेंगे या फिर वो एरोबिक रिएक्शन करेंगे, या तो मीन्स वो या तो एयर की प्रेजेंस में काम करेंगे, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी काम करते हैं। सिंपल वो वर्क करेंगे, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में उसको हम अमोनिया बना के दे देंगे। सिम्बायोटिक में क्या होता है, सिम्बायोटिक में होता है कि आपका वहाँ पे सिम्बायोसिस रिलेशन चलता रहता है। मीन्स यहाँ पे दो जो वर्किंग जो पार्टनर होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं। किस टाइप से मदद करते होंगे वो, कि एक तो उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है और एक उसे क्या देता है, न्यूट्रिएंट देता है। इस टाइप से वहाँ पे काम चलता रहता है। जब तक दोनों का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, हमारी प्रोसेस यहाँ पे नहीं हो पाती। ठीक है, तो इसको हम अब डीप में पढ़ते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट हमारा जैसे है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक का मतलब मैंने अभी समझाया क्या, कि यहाँ पे आपके प्लांट और जो आपका बैक्टीरिया है दोनों के दोनों यहाँ पे अपना बराबर का कंट्रीब्यूशन देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, राइजोबियम होता है। राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि इस टाइप के लेग्यूमिनस प्लांट के नूड में मिलता है, जड़ों में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये प्लांट है लेग्यूमिनस प्लांट, ये इसको शेल्टर देते हैं जहाँ पे ये राइजोबियम आराम से फ्री होके रहते हैं, और प्रेजेंट जो N2 है हमारी एटमॉस्फेयर में उसको इसके अंदर क्या करते हैं, सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में नूडल्स बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास है एसिम्बायोटिक। एसिम्बायोटिक में हमने एसिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं या फिर इसे बोल सकते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे क्या होंगे, एसिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। इसके अंदर जो जनरली अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, एजोबैक्टर है। एजोबैक्टर अपना सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, फ्री लिविंग बैक्टीरिया का, जो कि किस टाइप की रिएक्शन यहाँ पे शो करता है,
एरोबिक माइक्रोब रिएक्शन शो करता है। एरोबिक मतलब कि एयर की प्रेजेंस में काम करता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एयर की अब्सेंस में करते हैं, वो होते हैं हमारे एनारोबिक। ठीक है, उसका एग्जांपल हमारा क्या है, क्लोस्ट्रीडियम। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, एनारोबिक का एग्जांपल हो गया। इसके बाद कुछ और अदर टाइप के भी यहाँ पे हमें फ्री लिविंग बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैक्यूलेटिव ग्रुप। ठीक है, ये जो फैक्यूलेटिव ग्रुप होते हैं, फैक्यूलेटिव ग्रुप जो होंगे, ये हमारे पास एरोबिक और एनारोबिक दोनों टाइप की रिएक्शन को वहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन था, जिसमें हमने सिम्बायोटिक पढ़ लिया और हमने एसिम्बायोटिक पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब हम करवाते हैं तो उसमें किस किस चीज़ की हमें बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है। तो देखो, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है वो कौन करता है, हमारा नाइट्रोजनस एंजाइम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो बैक्टीरिया है जिसका हम यूज़ करते हैं उसको हम नाइट्रोजनस बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह से कैटलिस्ट प्रोसेस करता है, कैटलिस्ट की तरह ये काम करता है। उसके बाद दूसरा होता है हमारा फेराडॉक्सिन। फेराडॉक्सिन का यहाँ काम क्या होता है, ये एक तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है। कि जो हमारे रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, उस इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम कौन करता है, ये फेराडॉक्सिन करता है। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट सप्लाई होती है एटीपी की। एटीपी हमारे पास होती है, उस एटीपी का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं हमारी रिएक्शंस को। उसके बाद हमारे पास जो ऑक्सीजन वगैरह है, एनारोबिक मेनली जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ये कब होती है, हमारी एनारोबिक रिएक्शन होती है। जितनी भी आपकी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, सारी की सारी कैसी प्रोसेस होती है, एनारोबिक प्रोसेस होती है। मीन्स ऑक्सीजन की यहाँ पे अब्सेंस होती है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, उसकी ऑक्सीजन फ्री कंडीशन पे ज़्यादा ये अच्छी रिएक्शन शो करती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपको क्या क्या कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए, किस किस का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जनरली देखा जाए तो जो नाइट्रोजनस जो एंजाइम होते हैं, ये हर्ट की तरह फंक्शन करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कि जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं तो उस टाइम जो आपका नाइट्रोजनस एंजाइम होता है, ये नाइट्रोजन एंजाइम एक तरह से हर्ट का काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में हर्ट काम करता है, उसी तरह ये बायोलॉजिकल फंक्शनिंग में क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, जो हमारा N2 है, N ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि एक टाइप का इनर्ट नेचर है, इस इनर्ट नेचर को ये क्या करता है, हटा के इसको एक्टिव बनाता है और इस N2 का कन्वर्जन करता है हमारे यूज़फुल कंपोनेंट में। लाइक जो अमोनिया हमने बनाया था, उस अमोनिया में क्या करता है, इसका कन्वर्जन करता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो नाइट्रोजन एंजाइम होते हैं, ये किस किस टाइप के होते हैं। तो ये आपके जनरली 2 मेटलोपोर्फिन से मिलके बने होते हैं। 2 मेटलोप्रोटीन होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका आयरन प्रोटीन और एक होता है मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है हमारा नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स। कैसे बनता है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है आपके इन दोनों के। ठीक है, इन दोनों के किस में रहता है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगा, नाइट्रोजन एंजाइम की डेफिनेशन, कि ये एक कॉम्प्लेक्स है आयरन सल्फर प्रोटीन का और मोलिबेडनम सल्फर प्रोटीन का, जिसकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी होती है किसकी वजह से, जब हम एटीपी की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, और रिलीज़ हुए इलेक्ट्रॉन को जो फेराडॉक्सिन होता है वो क्या करता है, कैरी करता है और नाइट्रोजन के रिडक्शन में हेल्प करता है। उसमें जो हमारा नाइट्रोजन है लेके इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप की प्रोसेस हमारा नाइट्रोजनस एंजाइम करता है। क्लियर हो गया सभी को, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं है, केवल आपका इन दोनों का कॉम्प्लेक्स होता है और ये दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाते हैं किसकी मदद से, फेराडॉक्सिन की मदद से, और वहाँ पे नाइट्रोजन का रिडक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब जो हमने 2 प्रोटीन बताए हैं, आयरन प्रोटीन और मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन, इनको थोड़ा देखते हैं कि ये एक्चुअल में होते कैसे, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो फर्स्ट हमारे पास है आयरन प्रोटीन। तो जो आयरन प्रोटीन होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 50,000 से 70,000 तक होता है। ठीक है, इनको हम एजोफेराडॉक्सिन भी बोलते हैं, येलो कलर का होता है। ये बहुत ज़्यादा एयर सेंसिटिव भी होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर अगर बताई जाए किस टाइप की होती है, कि इसके अंदर Fe4S4 के क्लस्टर देखे जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं फेराडॉक्सिन कोर। इनकी जो Fe4S4 है, इस टाइप के यहाँ पे 2 सब यूनिट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन किस टाइप से होती है हमारे पास, कि जो N2 होता है वो N2 ATP से कंबाइन होता है। तो ATP सबसे पहले मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये हमने मैग्नीशियम का जब हमने फंक्शनिंग पढ़ी थी तब भी हमने बताया था कि मैग्नीशियम का फंक्शन क्या होता है, कि ATP के साथ कॉम्प्लेक्स बना के हमारे फिक्सेशन में, हमारे ATP का यूज़ करवाने में बहुत मदद करता है। तो जब मैग्नीशियम के साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो नाइट्रोजन कंबाइन होके
वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, इस रिएक्शन में जनरली अपने पास दो जो एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं, दो एटीपी मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस करने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं कि दो एटीपी मिलके एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे 16 एटीपी हमने लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है, इसको हम इस तरह भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाइट्रोजन है, 8 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास सेकंड है आयरन मॉलिबेडनम प्रोटीन। ये जो आयरन मॉलिबेडनम होता है थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है आयरन प्रोटीन, सिंपल आयरन प्रोटीन से। इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, 2,20,000 से 2,40,000 तक होता है। इनको मॉलिबेडोफेरोक्सिन भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एयर सेंसिटिव होते हैं। अब आपने इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बताइए तो किस टाइप की कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है इसकी, इसके अंदर दो सेंटर देखने को मिलते हैं, दो मेटल सेंटर देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा पी क्लस्टर कंटेनिंग जिसके अंदर 8 आयरन और 7 सल्फर सेंटर होंगे। एक होता है हमारा आयरन मॉलिबेडनम कोफैक्टर जिसके अंदर 7 आयरन, 1 मॉलिबेडनम और 9 सल्फर के क्या होंगे, क्लस्टर होंगे। अब इनकी हम क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखो इनका जो काम हमने बताया वो बता चुके हैं हम काम, कि जर्नली ये इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोजन को, ताकि वो N2 जो गैस थी वो रिड्यूस होके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाए। ये इनका मेन फंक्शनिंग है। ठीक है, तो इसको अपने माइंड में बिल्कुल सेट करके रखना कि इनका काम क्या है। अब हम किस स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो हमारा 8 आयरन 7 S सेंटर होता है, ये हमारा इसके अंदर जो प्रेजेंट है 8 क्या होंगे, 8 तो हमारे आयरन यूनिट होगी और 8 ही हमें सल्फर यूनिट होगी। और ये इसके पास इन 8 आयरन 8 सल्फर की 2 सब यूनिट मिलेगी और वो क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर में होगी। देखो हम देख भी सकेंगे आगे, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जो Fe प्रोटीन होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और फिर ट्रांसफ़र कर देगा किसको, FeMO कोफैक्टर को। ये जो दो हमने यहाँ पे नाम बताए हैं इनमें से जो आपका फर्स्ट वाला है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरा वाला उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का ही फंक्शन देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले ने पहले इलेक्ट्रॉन को लिए, तो फर्स्ट वाले ने जब इलेक्ट्रॉन आपका था उसने इलेक्ट्रॉन लिए, पर साइकिल जो वो रिडॉक्स साइकिल कर रहा है तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए फिर उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस टाइप से वहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों टाइप की वो रिएक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे दो टाइप के क्लस्टर बन जाते हैं, एक पीएन क्लस्टर बन जाता है और एक पीऑक्स क्लस्टर बन जाता है। पीएन क्लस्टर कब, जब वो उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और पीऑक्स क्लस्टर कब, जब वो उस दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इस टाइप की जब स्ट्रक्चर बनती है तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की देखी जाएगी। हमने बताया था Fe4 और S4 ये जो सब यूनिट होती है, दो सब यूनिट होती है इस टाइप की, तो एक ये रही और एक नीचे, ये दो हमारी सब यूनिट क्या बन चुकी है, Fe4 S4 की बन चुकी है। उसके साथ ये हमारे पास सल्फ़र के साथ लिंक होते हैं, सल्फ़र के साथ क्या लगी होती है, सिस्टीन यूनिट लगी होती है। बीच में जो ये सल्फ़र है इसकी डाई सल्फर लिंकेज हमें देखने को मिलती है। ये हमारी स्ट्रक्चर है पीऑक्स क्लस्टर की। तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए, एग्जाम में ये आती है। उसके बाद पीएन क्लस्टर की बात करें तो जो पीएन क्लस्टर होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हमारी Fe4S3। इसके अंदर 3 सल्फर यूनिट होती हैं और 4 हमारे आयरन होते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 ये आयरन है और ये 3 सल्फर यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 सल्फर जो होगा वो हमारे आयरन के बीच में क्या होगा, कंबाइंड ब्रिज के फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। और सेम यहाँ पे भी सल्फर का यहाँ पे क्या होगी, सिस्टीन के साथ ब्रिजिंग बॉन्डिंग बना रहा होगा। तो ये हमारी स्ट्रक्चर किसकी होगी, पीएन क्लस्टर की। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आयरन मॉलिबेडनम कोफैक्टर। यहाँ पे भी हम इसकी स्ट्रक्चर को मेनली डिस्कस करना है कि आयरन मॉलिबेडनम कोफैक्टर होता कैसा है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी सिमिलर ही होती है हमारी Fe4S3 जो हमारे पास Pn क्लस्टर की थी, सेम उसी तरह इसकी स्ट्रक्चर होगी। बस यहाँ पे चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ये एक ग्रुप आएगा एक्स्ट्रा वाई लिगेंड, ये वाई लिगेंड हमारे पास ये एक्स्ट्रा लिगेंड आ जाता है जो कि आयरन के साथ क्या करता है, ब्रिज के साथ लिंकेज करता है। ठीक है, ये आपका सल्फ़र जैसा ही होता है लेकिन सल्फ़र के ऑर्डर में थोड़ा सा कम होता है, लेस ऑर्डर होता है इसका सल्फ़र से इस वाई लिगेंड का। ठीक है, उसके बाद जो ये आयरन है ये हमारे पास क्या करते हैं, ये आयरन यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, इन दोनों रिंग के आयरन। उसके बाद आयरन के बीच की अगर डिस्टेंस को मेज़र किया जाए, जो आपके बीच की जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मेज़र किया जाए तो कितनी होती है, ये 2.5 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट Fe का यहाँ पे बॉन्ड बनता है। तो ये हमारे पास किसका क्लस्टर है,
आयरन मॉलिबेडनम कोफैक्टर क्लस्टर है। यहाँ पे इसका जो मेटल हमने ये फॉर्मूला लिखा है MFe3S3, इसका मतलब ये है कि आपका जो ये मेटल M है ये आयरन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने चेंज किया मॉलिबेडनम से, तो यहाँ पे कई बार आयरन भी आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ये मॉलिबेडनम भी आ सकता है। बस इतना सा चेंज यहाँ देखने को मिलेगा कि जो आपका 4th आयरन होता था वो 4th आयरन अब किस में कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ पे मॉलिबेडनम में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ Fe के ये वीक बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। सेम यहाँ पे भी S के साथ क्या होती है, लिंकेज होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के जो प्रोटीन थे और नाइट्रोजनेशन जो एंजाइम थे वो सब टॉपिक क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एबायोलॉजिकल फिक्सेशन, कि एबायोलॉजिकल फिक्सेशन के थ्रू हम कैसे नाइट्रोजन को यूज़फुल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।